हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा की इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हाल ही में घटे हैं। और दोस्तों, इन करंट अफेयर्स को हम कुछ ऐसे तरीके से आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट होती है सिर्फ हम उसी को डिस्कस करते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ हर एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज और नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और बात, सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज आपके साथ यहाँ पे शेयर होती रहे, यानी कि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाले सेक्शन की। सबसे पहला हमारा न्यूज है कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया है, यानी कि हर एक फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, सिर्फ इकोनॉमिक्स में बचा हुआ था, तो अब इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। और यहां आपको फिगर में 3 पर्सन दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 3 लोगों ने इस इकोनॉमिक्स वाले जो नोबेल प्राइज है उसको शेयर किया है। यानी अब बात करते हैं कि कौन कौन से ये पर्सन हैं और इन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये कौन है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नाम है बेन बर्नानके, सबसे पहला पर्सन जिन्हें इस साल जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम है डगलस डायमंड और तीसरा नाम है फिलिप डाइविग। ये तीनों नाम आप याद कर लो, क्योंकि यही तीनों नाम वाले पर्सन को ही हाल ही में अभी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। आप थोड़ी इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये है कौन। तो बेन बर्नानके जो है ये फेडरल रिजर्व के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, और बाकी जो 2 पर्सन है डगलस डायमंड और फिलिप डाइविग, ये दोनों के दोनों बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है। और इनके बैंक कैसे रन करते हैं, यानी उसे कैसे जो है कुछ निगेटिव एस्पेक्ट से बचाया जा सकता है, उनके इस रिसर्च के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इस प्राइज में इन्हें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोड जो है ये करेंसी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि प्राइज मनी प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो प्राइज मनी है ये तीनों के बीच में बांटे जाएंगे। और यहां हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में नोबेल प्राइज की, तो टेक्निकली इस प्राइज को सेवेरिजिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस के नाम से इसे जानते हैं। और इस प्राइज की जो स्थापना की गई थी, यानी इस अवार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1960 में की गई थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है और हर एक कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जा चुके हैं, यानी कि फिजिक्स, यानी कि आपको मेडिसिन, लिटरेचर, यानी हर एक कैटेगरी में आपको ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। और मैंने हर एक कैटेगरी के विनर के बारे में आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया है। अगर आपको इनके बारे में फुल डिटेल्स, यानी कि किस कैटेगरी में किस पर्सन को अवार्ड दिया गया है और इनके किस अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सरकारी परीक्षा.com पे। ये सरकारी परीक्षा.com पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक एवरग्रीन का टैब दिखेगा, और उस टैब में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो भी इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वहां पे आपको मैंने एक टेबल के फॉर्म में दे दिया है। आप वहां पे जाके उनके जो भी इस साल के नोबेल प्राइज के विनर रहे हैं और इन्हें जो है किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है और किस इनके जो कि रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, वो सारी चीजों के डिटेल्स उस जो है टेबल में दिए हुए हैं। आप वहां जाके उस टेबल को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि शिखा चौहान ने गोल्ड मेडल जीता है। भाई, ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, लेकिन कहां जीता है, यानी किस चैंपियनशिप में जीता है और किस खेल इवेंट में जीता है, ये बातों को भी आपको जानना जरूरी है। तो पहले नाम याद रखना है शिखा चौहान, और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो अभी जो 36th नेशनल गेम्स चल रहे हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वोमेन्स कायक इवेंट में। यानी ये एक तरह का वाटर स्पोर्ट्स इवेंट होता है, और इस इवेंट में ये फर्स्ट जो है ये विजेता बनी है और इन्होंने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहां की रहने वाली है, तो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अब वही जो अगर हम इस बार जो 36th नेशनल गेम्स के आयोजन किए गए हैं, बार बार मैं आपसे
जो है बता रहा हूं कि इससे कई सारे जो है आपके साथ मैंने करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया है और निश्चित तौर पे इससे एक ना एक सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से जरूर रिवाइज कर ले और इससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन हम सरकारी परीक्षा.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं। तो आप वहां पर भी जाकर नेशनल गेम्स से रिलेटेड हर एक जो है आप इंफॉर्मेशन वहां से भी गेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो नेशनल गेम्स चल रहे हैं अभी जो है ये नेशनल गेम्स चल ही रहे हैं और अभी इसका समापन नहीं हुआ है। तो जो अभी मेडल टैली है उस मेडल टैली में सर्विसेज की जो टीम है वो सबसे जो है नंबर 1 पे बनी हुई है, यानी टोटल 113 मेडल्स के साथ ये जो है सबसे ऊपर बनी हुई है और इसमें 51 गोल्ड शामिल है। वहीं अगर दूसरे स्थान की बात कर ले तो हरियाणा जो है वो दूसरे स्थान पे बना हुआ है और टोटल हरियाणा को 31 गोल्ड मिल चुके हैं। और थर्ड प्लेस पे जो स्टेट है यानी कि जो टीम है वो महाराष्ट्र की टीम है और इसने जो टोटल गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं वो है 30 गोल्ड मेडल। यानी ये नेशनल गेम्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सालों के बाद जो है नेशनल गेम्स के आयोजन हुए हैं हमारे जो है कंट्री में, तो इससे आपके सवाल एग्जाम में बनने की संभावना पूरी बनती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि जोकोविक ने अपने कैरियर का 19 सिंगल्स टाइटल का खिताब जीता है, यानी कि अपने कैरियर का 90वां एकल खिताब इन्होंने जीता है। अब ये इन्होंने जो ये खिताब जीता है ये किसको हरा कर जीता है और इस साल का ये इनके कितने नंबर का खिताब है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो नोवाक जोकोविच ने जो अभी अपने कैरियर का 19th टाइटल जीता है वो सिंगल्स टाइटल जीता है, यानी कि एकल श्रेणी का खिताब इन्होंने जीता है और ये 2022 का इनका चौथा खिताब है। और इन्होंने जो ये खिताब जीता है यानी कि जो इन्होंने 90वां खिताब जीता है वो एक बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है स्टीफानोस सितिपास, इनको हराकर इन्होंने ये अपने कैरियर का 19th सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता है। और ये इनका जो खिताब था ये 9th कंसेक्यूटिव मैच विक्ट्री था, यानी कि लगातार इस खिताब को जीतने के बाद ये 9 बार जो है खिताब जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं। और अगर हम बात करें तो इन्हें पिछले जो अभी यूएस ओपन के आयोजन किए गए थे, यानी कि टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उस ग्रैंड स्लैम के जो यूएस ओपन का चैंपियनशिप था उस यूएस ओपन में इन्हें बैन कर दिया गया था। बैन करने के पीछे का रीजन यही था कि इन्होंने कोविड से रिलेटेड वैक्सीन नहीं लगवाई थी जिसके कारण इन्हें मैच खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो उस समय भी ये खास न्यूज में थे और आपके एग्जाम में यहां से भी अब सवाल बन सकते हैं। कैसे? तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे कोविड-19 के वैक्सीन न लगने के कारण उसे यूएस ओपन खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप याद रखिएगा। नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022 मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है और बेसिकली जो गर्ल चाइल्ड है उन्हें प्रमोट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन किस दिन हर साल पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है इस बात पे चर्चा करते हैं। तो पूरे विश्व में 11 अक्टूबर को यानी कि 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। और बेसिकली इसे मनाने के पीछे का कारण यही है कि जितनी भी गर्ल चाइल्ड है उन्हें सशक्त बनाना और उनकी आवाज को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना। यानी आप देख रहे होंगे कि हर एक फील्ड में जो गर्ल है वो काफी आगे बढ़ रही है, यानी कि पुरुषों के मुकाबले अब वो कहीं पे भी पीछे नहीं है। हर एक फील्ड में वो आगे आ चुकी हैं और अपने आवाज को वो बुलंद कर रही हैं, अपने हौसले को बुलंद कर रही हैं और जो भी वो कार्य कर रही हैं उसमें वो सबसे आगे निकल रही हैं। उनके इन्हीं हौसले को आगे बढ़ाने के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पे उन्हें जो है सपोर्ट करने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है इस दिवस का वो थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, यानी कि अब हमारा समय है और हमारे जो राइट्स है, हमारे जो फ्यूचर है अब वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ये इस साल का थीम है और इस साल की जो शुरुआत की गई थी वो
19 दिसंबर 2011 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। रिजोल्यूशन था 66/170। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करके ये डिक्लेयर किया गया कि 11 अक्टूबर को हर साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक समिट से रिलेटेड न्यूज है। आपके एग्जाम में भी समिट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये जो समिट है ये चौथा हेली इंडिया समिट है जिसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, इसकी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये हेली इंडिया समिट बेसिकली जो टूरिज्म सेक्टर है या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, उस सेक्टर में हेलीकॉप्टर की जो भूमिका है उस भूमिका को बढ़ावा देने के लिए ये समिट का आयोजन किया गया है। और इस समिट का जो आयोजन किया गया है वो हमारे देश के यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है इस समिट का आयोजन। अब ये जो समिट किया गया है ये कहाँ किया गया है, तो श्रीनगर में किया गया है, 10 अक्टूबर को किया गया है। और ये जो समिट है ये बेसिकली हमारे देश का चौथा हेली इंडिया समिट है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे पहले 3 समिट इससे रिलेटेड और हो चुके हैं। और इस समिट में यही बताए गए हैं कि अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में भी जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं या जो एविएशन की जो फैसिलिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। लोग इनमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और धीरे धीरे इसे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। तो बेसिकली इन सारे चीजों को प्रमोट करने के लिए ये समिट का आयोजन किया गया था। अब इस समिट का जो आयोजन किया गया था उसके लिए एक थीम भी रखा गया था। थीम क्या था, हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। यानी कि आप जहां भी जाना चाहते हैं, आपको जिस जगह जाना है, यानी कि जो आपका लास्ट माइल है, जो आपका लास्ट लक्ष्य है, जहां तक आप जाना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन तक आप जाना चाहते हैं वहां तक अब हेलीकॉप्टर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ये मेन इसका इस थीम का मकसद रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और हर एक मंथ जो है अलग अलग खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और मैंने हर एक मंथ इस अवार्ड से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता रखा है, चाहे वो जुलाई मंथ की हो या अगस्त मंथ की हो या सितंबर मंथ की हो। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो सितंबर मंथ की हो रही है। और इस सितंबर मंथ में जो आईसीसी के द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है सितंबर महीने के लिए, वो 2 खिलाड़ी को दिया गया है। एक तो मेंस की कैटेगरी में और एक वुमेन्स की कैटेगरी में। अब ये दोनों खिलाड़ी कहां के हैं और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर वुमेन्स की कैटेगरी में देखें तो भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है जिनका नाम हरमनप्रीत कौर है, इन्हें जो है आईसीसी के द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बेसिकली इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है ये इनके इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज में इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है। और वहीं अगर मेंस की श्रेणी की बात करें तो आईसीसी के द्वारा मेंस की श्रेणी में पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है ये इनके टी20 में पिछले मंथ यानी कि सितंबर मंथ में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस लिस्ट में यानी कि मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर मंथ के लिस्ट में इन मोहम्मद रिजवान के साथ साथ कुछ और प्लेयर के नाम शामिल किए गए थे नॉमिनेशन के रूप में। तो वो कौन कौन प्लेयर थे, वो हमारे भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल थे और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन थे। ये 2 प्लेयर के नाम मोहम्मद रिजवान जी के नाम के साथ जो है शामिल किया गया था इस अवार्ड के लिए। लेकिन मोहम्मद रिजवान जी जो कि पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आईसीसी के द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। अब ये जो दोनों खिलाड़ी है जो इन्होंने ये अवार्ड जीता है, इन दोनों खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने के लिए इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको सितंबर मंथ के बारे में मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन हर एक मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। और आईसीसी के साथ साथ फीफा प्लेयर ऑफ द मंथ या फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। तो
इस वाले जो इंफॉर्मेशन है उसे भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप हर रोज की वीडियो जो है जरूर देखिए करंट अफेयर्स की। इससे आपको क्या होंगे कि बाद में जब आपके एग्जाम आएंगे उस समय जब आप 6 महीने की या 1 ईयर की करंट अफेयर्स लेकर जब बैठते हो तो उसमें क्या होते हैं कि आपको सारा का सारा माइंड कंसंट्रेशन आपको करंट अफेयर्स की तरफ देना पड़ जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से आपको पता है कि आपके एग्जाम में अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। और जब आप पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन करंट अफेयर्स पे देते हो तो बाकी सारे सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन देने के लिए आपको समय आपके पास कम बचता है। बस उसी समय को मैनेज करने के लिए हम हर रोज आपके साथ करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज इस करंट अफेयर्स की वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके जब एग्जाम नजदीक हो तो आप अपने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे बहुत कम समय में अच्छे तरीके से उसे रिवाइज कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारतीय बल्लेबाज यानी बहुत ही महान बल्लेबाज MS धोनी ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन का लॉन्चिंग किया है। और इस ड्रोन का क्या नाम दिया है, एक बहुत ही बेहतरीन नाम है और इस नाम को सुनकर आप भी शौक में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो नाम दिया गया है इस ड्रोन का, जो कि मेड इन इंडिया ड्रोन है और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो MS धोनी के द्वारा की गई है। यानी MS धोनी जो कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के एक महान बल्लेबाजों में से एक है, इन्होंने इस ड्रोन का जो नाम रखा है वो नाम रखा है ड्रोनी। और जो ड्रोनी नाम आपको यहां से दिख रहे होंगे, धोनी से ये नाम लिया गया है ड्रोनी। यानी धोनी और ड्रोन इन्होंने लॉन्च किया है तो इस ड्रोन का इन्होंने नाम रख दिया है ड्रोनी। और ये एक तरह का कैमरा ड्रोन है जो कि क्वाड्री एप्पल शेप में है। और बेसिकली ये जो ड्रोन है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा की जा रही है। ये हमारे भारत की एक एरोस्पेस कंपनी है, इसी एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और गरुड़ा एरोस्पेस के बारे में अगर हम यहाँ पे थोड़ी और इंफॉर्मेशन जान ले तो MS धोनी जो है ये गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर है। और यही कारण है कि इन्होंने जो ये ड्रोन का उद्घाटन यानी कि लॉन्चिंग किया है ये गरुड़ा एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में किया है। अब ये जो प्रोडक्ट है यानी कि ये जो ड्रोन है ये आप तक कब तक पहुंचेंगे या मार्केट में कब तक उपलब्ध होंगे, तो जो गरुड़ा एरोस्पेस के जो ब्रांड एम्बेसडर है उन्होंने ये बताया है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में इस साल के एंड तक जो है उतार दिया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि महाराष्ट्र की जो पार्टी रही है यानी महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल लीडर रहे हैं उनका नाम उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इन दोनों को हमारे भारत के जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा इनको अपने पार्टी का नया नाम और नया सिंबल प्रोवाइड किया गया है। अब इन्हें जो अपने दल का नया नाम और नया सिंबल प्रोवाइड किया गया है ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो नया नाम इनके पार्टी का या नया सिंबल जो प्रोवाइड किया गया है ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और सबसे पहले यहां बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी की। तो इनके दल को इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सिंबल प्रोवाइड किया गया है वो फ्लेमिंग टर्च यानी कि मसाल यानी कि जलता हुआ मसाल जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, ये सिंबल इनके जो पार्टी के लिए प्रोवाइड किया गया है। और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो नाम दिया गया है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। ये इनके पार्टी का अब नया नाम होगा। अब वहीं अगर अभी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उनके दल की अगर बात करें तो उनके दल ने भी अपने 3 जो है लिस्ट प्रोवाइड किए थे सिंबल्स के लिए, अपने पार्टी के सिंबल के लिए, लेकिन वो तीनों लिस्ट को इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया कि आप जो है एक नया 3 जो है फ्रेश लिस्ट हमें फिर से प्रोवाइड करें और हम उनमें से चुनकर आपको अपने पार्टी का सिंबल प्रोवाइड करेंगे। अब यहां जो उनके पार्टी का नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है बाला साहेब बांछी शिवसेना। यानी ये जो पार्टी है ये एकनाथ शिंदे जी के दल की पार्टी है। और उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये पूरा नाम है। ये जो पार्टी है ये किनके पार्टी की किनके दल की पार्टी है, तो उद्धव ठाकरे जी की दल की ये पार्टी है। अब एक और बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो उद्धव ठाकरे के दल को जो पार्टी का जो सिंबल प्रोवाइड किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा मसाल, ये
मसाल जो था ये समता पार्टी को प्रोवाइड किया गया था 2004 से पहले, लेकिन समता पार्टी को ये जो सिंबल था ये इस पार्टी को रद्द कर दिया गया, इस सिंबल को फिर से जो है ये उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना की जो पार्टी है उन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, तो इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि इस पार्टी का लीडर कौन है या ये इनके पार्टी का सिंबल क्या है, ऐसे करके आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक इनिशिएटिव है और बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, नाम है टेलीमानस इनिशिएटिव। आखिर ये जो इनिशिएटिव है ये केंद्र सरकार के द्वारा क्यों शुरू किया गया है और इस इनिशिएटिव का मतलब क्या है, इस बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एक इनिशिएटिव है ये हमारे भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया गया है। और पूरे विश्व में मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था 10 अक्टूबर को। और इसी दिन हमारे भारत सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई है, नाम है टेलीमानस इनिशिएटिव। और ये जो इनिशिएटिव है ये जो सर्विस प्रोवाइड करेगी ये 24/7 हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये टेलीमानस इनिशिएटिव क्या है, इस इनिशिएटिव से किसको लाभ होगा, या ये इनिशिएटिव जो है इससे क्या फायदे होने वाले हैं, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेलीमानस का मतलब होता है कि जो हम कॉल करते हैं टेलीफोनिक के माध्यम से उसे टेली बोलते हैं, और मानस का मतलब यहां पे मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, यानी भारत के जितने भी स्टेट्स है उसमें जो भी पर्सन या जिस फैमिली के पर्सन मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अगर वो गुजर रहे हैं तो एक नंबर प्रोवाइड किया गया है सरकार की तरफ से, और ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 14416, और ये है 1800914416। ये दोनों नंबर पे ये कॉल करके अपने जो भी मरीज है या अगर वो खुद है या अपने फैमिली के किसी मेंबर अगर उनके जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे ये असिस्टेंट्स यानी कि इन्हें सपोर्ट, इन्हें अच्छे से हेल्थ के बारे में जानकारी देने का ये कार्य करेंगे। और इससे क्या होगा कि जितने भी लोग दिमागी जो है हेल्थ से ग्रसित है या उससे जूझ रहे हैं उनको जो है अब बहुत सहूलियत प्रदान की जाएगी, और उनके हेल्थ में सुधार कैसे होंगे उन्हें ये भी जो है हर एक स्टेप्स बताए जाएंगे। और इसी मेंटल हेल्थ को हमारे देश में सुधारने के लिए, क्योंकि आजकल के जो है कम उम्र के बच्चे भी अब स्ट्रेस लेने लगे हैं, चाहे वो पढ़ाई के कारण हो, चाहे वो कभी कभी क्या होता है कि कम उम्र के बच्चे जो है गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसके कारण भी स्ट्रेस वगैरह ले लेते हैं। तो काफी जो है ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में। कई सारे तो ऐसे होते हैं कि कई सारे जगहों पे पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे और मेंटल स्ट्रेस के कारण उनका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है और वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमारे भारतीय सरकार के द्वारा ये एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, और ये काफी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में आपको इस इनिशिएटिव का नाम याद रखना होगा, इस इनिशिएटिव को किसके द्वारा शुरू किया गया है, और इस इनिशिएटिव की जो अनाउंसमेंट की गई थी उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी जो अनाउंसमेंट की गई थी वो 2022-23 की जो बजट पेश की गई थी उसी बजट में इस इनिशिएटिव की भी अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मार्क कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि चाइना ने अब एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, कुआफू 1। बड़ा ही ये विचित्र सैटेलाइट है और बड़ा ही इस सैटेलाइट का विचित्र मिशन भी है, और लेकिन ये यूनिक मिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये इस मिशन में सफल हो जाता है तो इस मिशन को सफल जो है बनाने वाला ये विश्व का पहला कंट्री होगा। मिशन क्या है, इसने एक एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, और इस सैटेलाइट का जो नाम है वो है कुआफू 1। और इस सैटेलाइट का मेन काम यही है कि सन के जो सीक्रेट्स हैं, यानी कि अभी तक सन के रहस्य सुलझे नहीं हैं, इस रहस्य को सुलझाने के लिए चाइना ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और ये जो सैटेलाइट को भेजा गया है अंतरिक्ष में, ये लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से भेजा गया है। और कहां से भेजा गया है, तो चाइना की लॉन्चिंग सेंटर जिउकान
सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। ये सब जगह की भी नाम आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि किस जो है लॉन्चिंग सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है, ऐसे सवाल बन जाते हैं। इसलिए इस सारे इंफॉर्मेशन को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है जिसे सन के रहस्य को जानने के लिए भेजा गया है, इस सैटेलाइट को जो मतलब प्लेस किया गया है वो हमारे प्लैनेट से 720 किलोमीटर ऊपर प्लेस किया गया है। यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारे प्लैनेट से काफी हाइट पे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ऊंचे हाइट पे इस सैटेलाइट को प्लेस किया गया है, रखा गया है। और इस सैटेलाइट का मेन काम यही है कि सन के जो भी रहस्य हैं, यानी जो भी सीक्रेट्स हैं, उस सीक्रेट को ये अच्छे से जो है खुलासा करे और उसके बारे में जो है ये ऐसी ऐसी अनसुलझी बातों को भी सुलझाए। और बेसिकली इस सैटेलाइट में 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट को शामिल किए गए हैं जिसकी मदद से सन के बहुत सारे रहस्य सुलझे जाएंगे। सबसे पहला है लाइमैन अल्फा सोलर टेलीस्कोप, यानी सन के दृश्य को मतलब इनके दृश्य को काफी जूम में देखने के लिए इस टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया है। दूसरा है हार्ड एक्सरे इमेजर, यानी कि सन के अंदर किस तरह के फेनोमेनॉन हो रहे हैं और ये और भी सन में किस तरह के कितने एज पे ये सारे फिनोमेनॉन हो रहे हैं, इन सब बातों को ऑब्जर्व करने के लिए हार्ड एक्सरे इमेजर को भी शामिल किया गया है। और दूसरा है फुल डिस्क वेक्टर मैग्नेटोग्राफ, यानी कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस सैटेलाइट में शामिल किया गया है। तो अगर दोस्तों ये सैटेलाइट से अगर सन की बहुत सारी बातों को सुलझाया अगर जाएगा तो ये सैटेलाइट पूरे विश्व का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जिसे सन के बारे में इतनी सारी बातों को जो है लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, आपको इसे भी याद रखना है और इस सैटेलाइट का नाम याद रखना है, कहां से इसे लॉन्च किया गया है, किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ इसे अर्थ के हाइट से कितने हाइट पर जो है इसे प्लेस किया गया है, इसे किस ऑर्बिट में रखा गया है, इस बातों को भी आपको याद रखना है। अब इन सारे करंट अफेयर से रिलेवेंट आपके लिए एक मेरे पास सवाल है। सवाल यह है कि भारतीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का नाम क्या है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को कई सारे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और अभी जो बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये सवाल आ चुका है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है और इसका जवाब हमें कहां बताना है, तो कमेंट में बताना है। चलिए ऑप्शन सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं। ऑप्शन है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे PRL बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान जिसे IISc बोलते हैं और तीसरा ऑप्शन है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जिसे IIRS बोलते हैं और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे IIST बोलते हैं। अब इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल के वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये भी बताएं कि सरकारी परीक्षा एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपके एग्जाम की तैयारी कराता है। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की, चाहे वो सेंट्रल लेवल की, चाहे वो डिफेंस की, चाहे जिस तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जो है इस चैनल पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज ये भी है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।